एवरीवन वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए मैथ की पेडागॉजी है जो कि 15 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम्स में। एंड जिसका भी मैथ का जो सेक्शन है न्यूमेरिकल वाला, अगर वो थोड़ा बहुत भी वीक है तो अगर आप 15 नंबर यहाँ से कर लेते हैं तो मैथ में 25 नंबर जो है आपके कंफर्म है। तो आज जो है मैं आपको 15 नंबर बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। इतना अच्छा समझ में आ जाएगा आपको कि इसके बाद से कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले और एक चीज़, अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। वहाँ पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं मैं वहाँ पे सेंड करती रहती हूँ और लिंक वगैरह भी शेयर करती हूँ, जो नोटिफिकेशंस अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो। अदरवाइज आप सीडीपी हो गया, हिंदी, ईवीएस, इंग्लिश, एसएसटी, सोशल साइंस जो कि पेपर 2 में पूछा जाता है, उन सब की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सारी क्लासेस लेती हूँ तो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको सच में बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला देखिए, व्हेन आस्क्ड टू राइट 44, सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेकंड रोट इट एज 404 एज अ टीचर, हाउ विल यू एड्रेस दिस। इसका मतलब कि कक्षा 2 के जो छात्र हैं उनको टीचर ने बोला कि तुम 44 लिखो, तो उसने 44 की जगह पर क्या लिख दिया, 404। तो उसका मतलब उसने गलत लिखा है। तो अब जो है आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, इसका मतलब कि आप जो है बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो देखिए एज अ टीचर आपको हर हाल में बच्चों को समझाना ही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, करेक्ट देयर आंसर्स इन देयर कॉपीज, मतलब आप जो है उनकी कॉपी में सही उत्तर लिख दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है, उससे बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं क्लियर हो पाएगा। दूसरा देखते हैं, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज यूजिंग कॉन्क्रीट मटीरियल, मतलब कॉन्क्रीट का मतलब कि कोई चीज़, कोई मूर्त पदार्थ हो, मूर्त मतलब जो सामने हो आपके, उससे जो है आप उसको कॉन्क्रीट मटेरियल से जो है पूरा जो भी सिद्धांत है, जो भी प्रिंसिपल है, आप उसको अच्छे से समझाइए। तो यस, ये जो है राइट हो सकता है, क्योंकि जब भी बच्चों को कुछ ना समझ में आए तो आपको सीधे कॉपी में आंसर नहीं लिख देना है। आपको बच्चों को कुछ मटेरियल, कुछ ऑब्जेक्ट से समझाना है कि जो 44 है वो जो है आपने गलत लिखा है, वो जो है 404 नहीं है। तो चाहे आप कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाइए बट उसको अच्छे से समझाइए। अगर आप कोई कॉन्क्रीट मटेरियल से समझाएंगे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझता है। तीसरा देखिए, ग्रुप देम विद दोज हु हैव डन इट करेक्टली, मतलब जिसने सही लिखा हो आप उसका ग्रुप बना दीजिए। तो उसका क्या फ़ायदा, आप मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं आ रहा है और 2-4 बच्चे उनको आ रहा है, तो आपने उस जिसको नहीं आ रहा है उसको उस ग्रुप में शामिल कर दिया, तो क्या वो इससे सीख लेगा? बिल्कुल भी नहीं, जब तक कि आप उसको खुद सिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। 4 देखिए, टेल देम टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर, उसने गलत लिख दिया, उसके बावजूद भी आप उससे कहे कि तुम इसका सही उत्तर जो है आप निकाल के दिखाओ। तो क्या ये सही स्ट्रेटजी है? तो सबसे बेस्ट क्या है कि कॉन्क्रीट मटेरियल आप यूज करें और बच्चे को जो है समझाएं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देखिए ऐसे ही अगर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि सीटेट पास करना है केवल और केवल पैडागोजी का ही खेल है, क्योंकि 75 नंबर जो होते हैं वो केवल जो है पैडागोजी ही होते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको 15-15 नंबर के पैडागोजी देखने को मिलता है और बहुत से लोग जो है पैडागोजी में ही गलत करते हैं। तो मैं आपको इतना बेसिक अच्छे से, इतना मतलब उस लेवल तक समझा दूंगी कि फिर उसके बाद से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, ताकि दूसरे जो हैं आपके जो भी दोस्त हों उनको भी शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको ही आगे बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मैपिंग, जो हम मैपिंग वगैरह जो पढ़ाते हैं उसका मेन पर्पस जो है वो क्या होना चाहिए। इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स करिकुलम आर, प्राथमिक कक्षा में अगर आप जो है मैथमेटिक्स वगैरह में जो है अगर आपने मैपिंग के यूज किया, मतलब गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का मतलब होता है मैपिंग का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। आप क्लास में हो एज अ मैथ टीचर, वहाँ पर अगर आप मैपिंग वगैरह कुछ पढ़ा रहे हो तो उसका मुख्य जो उद्देश्य है, क्यों आप, उसका पर्पज क्या है कि गणित के क्लास में आप जो है मैपिंग के बारे में जो है बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका कुछ तो उद्देश्य होगा ही। ए देखते हैं, टू प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, मतलब बच्चों में जो है जो स्थान वगैरह होता है स्पेशल थिंकिंग उसी को बोलते हैं, जिससे कि मैपिंग में आप जानते ही हैं कि वहाँ से जो त्रिविम जो विचार होता है वो क्षमता जो है उसको प्रोत्साहन करने में हेल्प करेगा। तो ये होगा। या फिर बी देखिए, टू प्रमोट प्रपोर्शनल रीजनिंग। इस प्रपोर्शनल रीजनिंग का मतलब मैं आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप आनुपातिक जो सम्स वगैरह करते हैं वो होता है। इसका मतलब कि अगर आपने मैथ की क्लास में मैपिंग वगैरह जो है यूज किया है तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो है रीजनिंग मतलब तर्क करने की जो क्षमता है वो डेवलप होगा।
ये होगा। या फिर सी देखिए, टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग। ये कोई बात नहीं है कि आप जो है मैपिंग इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है वो बहुत आसान हो जाए। इंटरेस्टिंग वर्ड तो ठीक है, बट ईजी करने के लिए नहीं। डी देखिए, टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ नंबर्स, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इसमें किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मैपिंग की। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो है हर कोई बहुत कंफ्यूज रहता है, उसे लगता है कि ये इजी इंटरेस्टिंग तो सही ही है एंड ये भी सही है, तो फिर आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट यही होता है कि क्वेश्चन पूछ किसके कॉन्टेक्स्ट में रहा है, और वो पूछ रहा है मैपिंग के, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। कैसे? क्योंकि देखिए, ए जो है, अगर आपने मैथमेटिक्स के क्लास में मैपिंग वगैरह का यूज किया है, इसका मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा जो है वो त्रिवी जो विचार होते हैं, जो स्पेशल थिंकिंग होती है, उसको आप प्रमोट करना चाहते हैं। बी देखिए, अगर आपने मैपिंग का यूज किया तो आप यही चाहेंगे कि बच्चा जो है वो प्रोपोर्शनल रीजनिंग, मतलब मैपिंग के थ्रू जो उसकी रीजनिंग करने की क्षमता है, जो तर्क करने की क्षमता है, आनुपातिक जो विवेचन है, उसको प्रोत्साहन मिले। तो ए एंड बी इज राइट। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर लीजिएगा, अदरवाइज हर दिन जो है आपकी सीडीपी हो गया, फिर मैथ हो गया, हिंदी एंड एसएसटी की रात में 9 बजे क्लास होती है, डेली मॉर्निंग में भी 7 बजे क्लास होती है, और 3 बजे जो है ये मैथ की क्लास है। तो इसलिए आप जो है हर दिन हर क्लास देखिए, आपका एग्जाम अच्छे नंबर से क्लियर होगा। चलिए 43 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एज पर एनसीएफ 2005। तो देखिए, ये जो एनसीएफ है, जिसको बोलते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा जो विषय है, मतलब सब्जेक्ट है, जो कि प्राथमिक जो प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और हर बार पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। टेसिलेशन, यस ये है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब मैंने थोड़ा सा इसका जनरल आइडिया दिया था मैथमेटिक्स का। दूसरा देखिए, सिमेट्री भी है। तीसरा देखिए, पैटर्न्स का मतलब कि बच्चों को ये दिखाते हैं कि ये ऐसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस टाइप के पैटर्न्स वगैरह का। एंड 4 है रेशियो। तो यही जो है राइट है, क्योंकि रेशियो वाला जो टॉपिक है वो जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं उनके मैथमेटिक्स में ये शामिल नहीं है। तो 43 का क्या होगा, अनुपात इज राइट। और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपको इससे सच में फ़ायदा होगा। अगर आपने जो है खुद से भी पढ़ने की कोशिश की है तो आपका पेपर जरूर निकलेगा। तो चलिए, ये हमारा है 44 क्वेश्चन, मतलब कि चौथा है। ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मेथड कैन बी यूज्ड बाय द टीचर टू शो द टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस कैन हैव सेम एरिया विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। मतलब कि बिना आपको फॉर्मूला का यूज किए एक अध्यापक को इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ जो है जिसका यूज करना चाहिए TLM में, जिससे कि जो है विभिन्न आयाम, जैसा कि जो 2 आयत हो गया, उनका जो क्षेत्रफल है वो समान हो सकता है, बट आपको फॉर्मूला का जो है यूज़ नहीं करना है। एक बार और मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि सूत्र का प्रयोग किए बिना, मतलब फॉर्मूला का, अध्यापक निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा ऐसा TLM है जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका प्रयोग करे, यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयाम वाले 2 आयात, मान लीजिए 2 आयात है जिनका आयाम जो है, डायमेंशन है, वो अलग अलग है, बट उनका क्षेत्रफल जो है समान हो सकता है। तो आपको ऐसा क्या चीज़ इसमें से आप करेंगे तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा और फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। तो देखते हैं, 44 का है स्केल मतलब पैमाना हो गया, ग्राफ पेपर हो गया, या फिर थ्रेड मतलब धागा हो गया, या फिर टाइल्स। अब आप खुद सोचिए कि एक जो है आयत जो है, मतलब जो रेक्टेंगल्स होता है, उसके बारे में क्या स्केल से यूज बच्चे जो है आप उनको समझा सकते हैं बिना फॉर्मूला का यूज किए, या फिर जो धागा होता है थ्रेड, इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको कहीं भी ऐसा रेक्टेंगल्स बना हुआ नहीं दिखेगा। तो मैं आपको बताती हूँ, देखिए जो ग्राफ पेपर होता है, अगर आपने ग्राफ पेपर नोटिस किया हो तो उसमें ऐसे ऐसे कॉलम्स बने होते हैं, देखिए, तो वहाँ से आप आराम से उनको, बच्चे को जो है रेक्टेंगल का समझा सकते हैं। या फिर आपके घर वगैरह में जो टाइल्स लगी होती हैं वो भी तो रेक्टेंगल के ही शेप में होती हैं, तो उससे भी हम बच्चों को बिना कोई फॉर्मूला के बहुत आराम से सिखा सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन कौन कौन सा होगा, देखिए, एक ग्राफ पेपर है एंड डी टाइल्स है, मतलब बी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 44 का है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू अंडर अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स।
अब देखिए, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसमें ऐसा क्वेश्चन जेंडर वगैरह से तो रिलेटेड आता ही है, मतलब कि इसमें से कौन सा जो है गणित में उपलब्धि कम होने के कारण हो सकते हैं, कि कोई जो है गणित में बहुत अच्छा कर लेता है, मतलब मैथ में, और कोई जो है मैथ में नहीं उतना अच्छा कर पाता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा रीज़न है जो कि आपके मैथ्स में जो है उपलब्धि कम होने का कारण है। तो चलिए देखते हैं। जेंडर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़के जो है वो मैथ में अच्छा कर सकते हैं या फिर लड़कियां जो है वो मैथ में अच्छा नहीं कर सकती, ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा देखिए, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड, इसका मैं आपको बताना चाहूँगी। इसका मतलब ये है, अब देखिए यहाँ पर ये अगर ऑप्शन आएगा आपको तो बहुत से लोग इसी को टिक कर देंगे। क्यों? क्योंकि जैसा कि बहुत से लोग सोचते हैं कि सोशियो जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो चाहे कैसा भी हो, हम आराम से कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, और हाँ ये सही है, बट कुछ चीज़ों में इसका बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है। अगर आप खुद, मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और आपको जो है टाइम टू टाइम हर चीज़ मिलती गई, अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया, मैथ अगर आपको सीखना है तो आपको अच्छा एक टीचर मिल गया, तो आप क्या होगा, आपकी ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। क्योंकि एक ऐसे, जब छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पे हर इंसान जो है बहुत अच्छा कुछ सीख सकता है, बट वहीं पर कुछ बच्चे जो है वो मैथ में अच्छा इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो टीचर होते हैं वो उनको बच्चे के हिसाब से समझा नहीं पाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि एक ही क्लास के बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, क्या पता उनको अपने घर पे वैसा माहौल नहीं मिल पा रहा हो, कोई उनको मैथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, वो समझाने वाला ना हो। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको उसमें अपने से बड़ों की हेल्प चाहिए ही, अदरवाइज बाकी तो आप खुद से भी कर सकते हो। मैथ हो गया, या फिर कोई लैंग्वेज सीखनी है, लैंग्वेज भी आप आराम से बात करके कर सकते हैं, बट मैथ का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि आप जो है एक ऐसे माहौल में रहें जहाँ पर आपको टाइम टू टाइम जो है कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए हो, और एक बहुत अच्छा टीचर भी हो जो आपको मैथ में बहुत अच्छा सिखा सके। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इस वजह से भी बहुत इंटेलिजेंट लोग भी जो है मैथ में कमज़ोर रह जाते हैं, क्योंकि वो सही तरीके से या फिर उनको कोई ऐसा नहीं मिला होता है जो उनको अच्छे से समझा सके। तीसरा देखिए, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथ का तो ऐसा नेचर ही है कि इसमें बहुत सब लोग अच्छा नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। एंड फोर देखिए, इनेट एबिलिटी ऑफ पर्सन, मतलब ये व्यक्ति की जो है स्वाभाविक क्षमता होती है, गलत है बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं होता है, हर कोई सब कुछ सीख सकता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर जो है होता है कि किसी भी इंसान की ग्रोथ के लिए अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिला है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और बहुत से ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला है फिर भी वो पीछे रह गए। तो इसका क्या होगा, सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। तो आपको इसी हिसाब से है क्वेश्चन को सोच के करना है, तभी जाकर आपके ऑप्शन जो है वो राइट होंगे। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू एक्सप्लेन दैट 1/4 इज लेस देन 1/3, मतलब इसमें से जो है सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है बच्चों को समझाने के लिए कि जो 1/4 है वो 1/3 से छोटा है। क्यों ये, और ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि आप ऐसे अगर आप देखें तो छोटे बच्चों को तो यही लगेगा कि ये नंबर बड़ा है तो ये बड़ा होगा, ये नंबर छोटा है तो ये छोटा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये समझाने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे एज अ मैथ टीचर? तो क्या आप जो है एलसीएम का यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलसीएम से आप ये नहीं समझा सकते हो कि इसमें इन दोनों में से बड़ा कौन है। या फिर आप पेपर स्ट्रिप्स का यूज करेंगे, या फिर थर्ड देखिए, यूजिंग डाइंस ब्लॉक, इसका तो बिल्कुल भी नहीं यूज, क्योंकि हम डाइंस ब्लॉक का यूज किस में करते हैं, DMAS, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया, इन सब चीज़ों में यूज करते हैं। तो डाइंस का भी याद रखिएगा, मतलब ये नोट कर लीजिएगा क्योंकि डाइंस ब्लॉक से भी क्वेश्चन पूछता है। 4 देखिए, यूजिंग नंबर चार्ट, मतलब जिसमें नंबर वगैरह लिखे होते हैं उससे, बिल्कुल भी नहीं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आप केवल यूजिंग जो पेपर स्ट्रिप्स, जो पेपर की आपने देखी होगी पतली पतली जो स्ट्रिप्स होती हैं, आप उसका बच्चों को एज अ कॉन्क्रीट मटेरियल जो है यूज करके सिखा सकते हैं कि देखो नहीं 1/4 जो है 4 नंबर बड़ा है, बट ये बड़ा नहीं, ये नंबर जो है 1/3 से क्या है, छोटा है। और यही पूछा भी है कि आप क्या करोगे समझाने के लिए बच्चों को कि 1/4 जो है वो 1/3 से छोटा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेपर स्ट्रिप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, Which of the following is the most important aspect of making lesson plan while teaching mathematics to primary school children? मतलब इसमें से जो है सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट क्या है जो प्राथमिक क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको गणित पढ़ाने के लिए जो आप ये पाठ योजना बनाते हो, क्योंकि आप कोई भी सब्जेक्ट अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके पहले आपको अपना खुद का एक लेसन प्लान जो है वो बनाना होता है कि किस हिसाब से आपको बच्चों को पढ़ाना है। ऐसे ही नहीं कि आप बिना लेसन प्लान के उठ के चले गए पढ़ा दिए, प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ाना
पढ़ाना होता है। तो मैथमेटिक्स में आप क्या करोगे, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सी जो पाठ योजना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला, फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक में जो चीज़ें जैसी लिखी हैं आप बच्चे को वैसा ही सिखा दें। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको बस पाठ्य पुस्तक पे डिपेंड नहीं होना है। आपको हर बच्चा जो है इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस होते हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। दूसरा देखते हैं, प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, मतलब आप क्या करो, जो मैथमेटिक्स के जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं आप उनको उसी स्ट्रक्चर मैनर में, जैसे कि संरचनात्मक ढंग से ही आप उनको प्रस्तुत कर दें। तो ये भी तरीका सही नहीं है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो है ऐसे नहीं सीख सकता है। तीसरा देखिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आप जो है सभी विद्यार्थियों को इतना अच्छा अवसर दें कि बच्चे जो हैं जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका वो संरचना खुद कर सकें। क्योंकि मैंने आपको एक जो टैग वर्ड भी बताया कि जब बच्चे खुद करके सीखते हैं तो बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा देखते हैं, राइटिंग एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चंस फॉर रेफरेंस, मतलब आप जो है जो एक्टिविटीज़ है उसको लिखा दें और इसी संदर्भ में आप उनको प्रश्न दे दें। तो ये तो बिल्कुल भी गलत है कि आपने जो है बच्चों के हिसाब से सोचा ही नहीं, आपने काम जो है अपना आसान कर लिया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट, क्योंकि आपको जितना ज़्यादा हो सके अगर आपने बच्चों को अवसर दिया कि खुद से वो जो है अपने कॉन्सेप्ट का जो है संरचना कर सकें, उनको अगर मौका मिलेगा तो बहुत बच्चे जो है अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत जिज्ञासु होते हैं, क्यूरोसिटी होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48। आई होप मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको काफ़ी जो है इससे फ़ायदा मिलेगा। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम, मतलब इस चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि संरचनात्मक, कंस्ट्रक्टिविस्ट को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का जो है वो लक्षण नहीं माना जा सकता है। तो आपको कंस्ट्रक्टिविस्ट को अपने दिमाग में रखना है कि संरचनात्मक जो है क्या होता है। इसका मतलब कि बच्चे जो है कुछ ना कुछ क्रिएट करें। आपको इस हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है कि बच्चे जो है अब सोच सके, खुद से सारी चीज़ें कर सकें। बट यहाँ पर नहीं वाला पूछा है तो नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढते हैं। पहला देखिए, द रोल ऑफ लैंग्वेज एंड डायलॉग इन लर्निंग मैथमेटिक्स इज गिवन ड्यू टू अटेंशन, मतलब गणित के जो भी अधिगम होते हैं उसमें भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। यस, ये तो राइट है, तभी बच्चे समझ पाएंगे। द टीचर एक्नॉलेज दैट स्टूडेंट में कंस्ट्रक्ट मल्टीपल अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम अ गिवन इंटरेक्शंस, मतलब जो टीचर होता है वो ये स्वीकार करता है कि जो भी हम बच्चों को जो है अन्योन क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हर बच्चा जो है उस चीज़ को अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझता है। तो ये भी राइट है। तीसरा देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आइटम्स आर यूज्ड एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ असेसमेंट, मतलब आप प्राथमिक स्तर में असेसमेंट करने के लिए, बच्चों का आकलन करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका प्रयोग करें। या फिर 4, कनेक्शंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड अदर करिकुलम एरियाज आर हाईलाइटेड, मतलब मैथ हो गया या फिर जो दूसरे आपके जो पाठ्य होते हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट वगैरह होते हैं, उनके बीच जो है हमको संबंध करके पढ़ाना चाहिए। तो ये तो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से भी जोड़कर पढ़ा ले रहे हैं। तो देखिए इसमें से गलत वाला आपको पता चल गया होगा, सब यही है ऑप्शन नंबर 3। एक तो बच्चा छोटा है, ऊपर से आप उसको ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब कि इन चारों में से कौन सा एक होगा या फिर ट्रू फॉल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छी चीज़ नहीं होती हैं। वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं इससे बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है, क्योंकि गलत वाला पूछा है और गलत आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इन अग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। अब देखिए यहाँ पर भी यही संरचनात्मक से एक क्वेश्चन पूछा है कि इसमें क्या है कि आपको ये बताना है कि इन सब में से कौन सा ऐसा कथन है कि उसकी सहमति से जो गणित है उसके संरचनात्मक से किया जा सकता है, मतलब रचनावादी दृष्टिकोण इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें रचनावादी दृष्टिकोण आपको देखने को मिल सकता है, जिससे बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, मैथमेटिक्स इज अबाउट लर्निंग फैक्ट्स, मतलब मैथमेटिक्स में आप तथ्यों को सीखते हो। बिल्कुल भी नहीं, इसमें आप याद या कुछ सीखने वाली नहीं होती, आपको समझना पड़ता है हर एक सम्स को। ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कवर द ट्रूथ्स, मैथमेटिक्स जो है इसलिए सिखाया जाता है कि आप जो है उसमें सच्चाई, ट्रूथ्स को डिस्कवर कर सकें, खोज सकें। ये भी नहीं है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैथमेटिक्स इज एंटायरली ऑब्जेक्टिव। जो मैथमेटिक्स होता है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी बिल्कुल गलत है। 4 देखिए, विजुअलाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस इज राइट। क्यों? क्योंकि जो मानस दर्शन होता है ना, वो गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कई बार आपने सुना होगा कि हम मैथ में जो है एक्स वाई जो पढ़ते हैं, a+b का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, a-b का होल स्क्वायर, ये आगे जाकर कुछ काम तो नहीं आता है आफ्टर जॉब, बट फिर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो आपकी जो थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो डेवलप होती है, जो विजुअलाइजेशन है वो भी डेवलप होता है, क्योंकि आप उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जहाँ पर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है। तो इसी वजह से जो है, अगर कहीं गणित का यही मेन रोल होता है कि इससे आपका क्या होगा, विजुअलाइजेशन होता है, और ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है मैथमेटिक्स का। तो कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिखे तो वो राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 50 देखते हैं। Which of the following activities is best suited for the development of spatial understanding among children? मतलब इसमें से ऐसा कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चों में त्रिविम समझ आप समझ चुके होंगे, स्पेशल थिंकिंग मतलब जो जगह वगैरह के बारे में होता है, उसको विकसित करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? बट याद रखिएगा उसमें क्या होना चाहिए, त्रिविम समझ होना चाहिए, त्रिविम। तो चलिए देखते हैं, ड्रॉइंग द टॉप व्यू ऑफ बॉटल, मतलब कोई बॉटल है और उसका जो है टॉप व्यू जो है आपको ड्रॉ करने के लिए आप बच्चों को कहें, इससे होगा। या फिर दूसरा देखिए, लोकेटिंग सिटीज ऑन अ मैप, मतलब मानचित्र जो है उस पर आप क्या करें, शहरों का स्थान निर्धारण करें। तो इससे तो उनके अंदर कोई भी त्रिविम जो है सोच नहीं आएगी। तीसरा देखिए, नोटिंग द टाइम ऑफ मून राइज, मतलब जो है चंद्रमा जो है कब उदय होता है उसका समय लिखने को कह दें, ये भी नहीं होगा। 4 देखिए, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन है वहां पर आप रिप्रेजेंट करने के लिए बोलो नंबर्स को, 1 2 ऐसे, तो इससे भी नहीं होगा। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर जो बच्चा है वो किसी भी बॉटल का जो है मान लीजिए उसका टॉप व्यू जो है वो ड्रॉ कर रहा है, तो उसके अंदर क्या आएगा, त्रिविम समझ आएगा, और इन तीनों ऑप्शन से ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। नेक्स्ट है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये नॉट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो ध्यान दीजिएगा जरूर। नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में कि मैथमेटिक्स जो है सीखने के बारे में, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो गलत वाला बताना है। तो चलिए देखते हैं 51 में, एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इज इनेट, मतलब गणित में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन की जो प्रतिभा होती है वो स्वाभाविक होती है। ये इसमें बोल रहा है कि ये सही है कि आप जो भी बच्चे होते हैं वो मैथ में जो है उत्कृष्ट, नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छा परफॉर्म करने की जो उनकी प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है, कि आप स्टार्टिंग से ही जब जैसे आप पैदा होते हैं उसके बाद से ही आप बहुत अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकते हैं मैथ में, तब से ही। या फिर 2 देखिए, टीचर्स बिलीव अबाउट लर्नर्स हैव पावरफुल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स, मतलब ये अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर जो है प्रभावशाली असर होता है, कि जो टीचर ऐसा बिलीव करते हैं जो लर्नर्स हैं उनके बारे में, कि कोई भी चीज़ अगर ये सीखते हैं तो उसका बहुत अच्छा जो है आउटकम आएगा। तो ये तो राइट है, क्योंकि अगर बच्चा सीखेगा मैथ तो वो सच में वो कर सकता है। बिना अगर आपने मैथ सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो ऐसे रट्टा मार के मैथ नहीं किया जा सकता है। तीसरा देखिए, स्टूडेंट्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इम्पैक्ट देयर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं इसी ऑप्शंस को टिक कर देंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने कई बार बताया कि चाहे आप किसी भी संस्कृति से हैं, कैसा भी बैकग्राउंड है, हर बच्चा अच्छा कर सकता है, ये एक जनरल वे में होता है। बट कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, मैथ वगैरह है, अगर आपका बैकग्राउंड ही स्टार्टिंग से ऐसा रहा कि जहाँ पर आपको मैथ सिखाने के लिए किसी ने जोर नहीं दिया, कोई बच्चा है अगर उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसको मैथ पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है, तो क्या वो आगे चल के भी मैथ में अच्छा कर सकता है? कुछ बच्चे कर लेते हैं, जैसे कि वो खुद से करना चाहते हैं, जैसा कि आपने सुना भी होगा, बट बहुत से बच्चे होते हैं जिसके लिए आपको खुद बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, कि बच्चे को सम में प्रॉब्लम है तो आप उसको सुधारें। अगर कोई कॉन्क्रीट मटेरियल से सिखाएं, अगर बच्चा जो है उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है, तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने बच्चे को दे दिया रट्टा मारने के लिए। तो ये है तीसरा, तो ये इस वजह से सही है, आप इसको गलत मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जिस पर इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। 4 देखिए, स्कूल्स लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन इम्पैक्ट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स, मतलब स्कूल का जो लैंग्वेज है वो बच्चे के मैथ पे जो है विद्यालय में दिए जाने वाले जो भी निर्देश हैं उसका जो है भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है।
हाँ, तो ये तो राइट है, क्योंकि अगर टीचर मान लीजिए अपने हिसाब से समझाए, बस वो ध्यान ही ना दे, तो बच्चा नहीं सीखेगा। बट अगर वो बच्चों के हिसाब से लैंग्वेज वगैरह का यूज करके सिखाएंगे तो बच्चे सीख लेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें क्या पूछा था? गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत होगा, बाकी के सारे सही हैं। और ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे गलत होगा, कि इसमें ये चीज़ लिखा है कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इनेट, कि आप जो है मैथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं और ऐसा आपकी जन्मजात ही प्रवृत्ति होती है। तो उस टाइम पे ये कह पाना जो है मुश्किल है, क्योंकि ये जो है कुछ चीज़ें आप धीरे धीरे आगे चल के ही सीखते हो। और कई बार ये जो मैथमेटिक्स है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के जो है इस टाइम पर आते आते मैथ जो है वो कमज़ोर हो जाता है। तो अब क्यों कमज़ोर हो गया? क्योंकि उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सारे आंसर जो भी होते हैं इसको मैं 2 से 3 बार जो है वेरीफाई जरूर करती हूँ, क्योंकि सीटेड जो है अपना ऑफिशियल आंसर की जो मानता है वो सबसे अलग होता है, ये तो आप सभी को पता है। 52 देखते हैं। इसमें से आपको ये पहचानना है कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। मतलब आई हैव 6 पेंसिल्स, मेरे पास 6 पेंसिल हैं। मनीष हैज़ 2 मोर देन मी, मनीष के पास जो है मेरे से 2 अधिक है। हाउ मेनी पेंसिल्स डज मनीष हैव, तो मनीष मेरे पास मान लीजिए 6 पेंसिल है और आपके पास जो है मेरे से 2 अधिक पेंसिल है। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप? ऐड ही तो करेंगे। मेरे पास 6 है और आपके पास मेरे से 2 अधिक है, मतलब 6 में 2 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया? 8। तो ये आप इसमें बताइए कि क्या चीज़ इसमें बताने की कोशिश हो रही है? क्या ये तुलनात्मक जमा की बात हो रही है, या फिर घटाने की बात हो रही है, या पूरा एडिशन की बात हो रही है, मतलब टेक वे एडिशन, या फिर टेक वे सब्सट्रैक्शन? बिल्कुल भी नहीं। आपने सबसे पहले क्या किया? मेरे से कंपेयर किया कि मेरे पास कितना है, आपके पास कितना है। फिर आपने सोचा कि आपके पास मेरे से 2 अधिक है, तो आपने क्या किया? 6 + 2 कर दिया, 8। तो क्या हो रहा है इसमें? कंपैरिजन एडिशन हो रहा है। एंड दिस इज राइट ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? और ये आपको जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि किसके बारे में बोल रहा है? हिंदू अरबी गणना प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? गलत वाला पूछ रहा है। तो देखिए, हम गलत वाला पूछ रहा है तो बाकी के जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे? हिंदू अरबी गणना के बारे में सही होंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिक्टेट्स इट्स वैल्यू। ये एकदम सही है कि एक संख्या है कोई, उसमें उसकी अंक की जो स्थिति है, मान लीजिए 5 है, इसका जो प्लेस होगा वो इसका मान बताती है। तो ये राइट है। दूसरा देखिए, इट इज़ एडिटिव इन नेचर, यह योगात्मक प्रकृति का है। हाँ, जो हिंदू अरबी गणना है यह क्या है? योगात्मक प्रकृति का है। तीसरा देखिए, गलत वाला हमको बताना है, इट फॉलोज द बेस टू सिस्टम, मतलब इसमें जो आधार है वो 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, जो कि गलत है और यही राइट है। 4 देखिए, ये जो है इट इज मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर, यह जो है गुणनात्मक प्रकृति का है। तो ये तो राइट है। और गलत क्या है? कि ये जो है आधार जो 2 है उसको आधार बनाकर फॉलो करता है, एंड ये रॉन्ग है। तो बाकी के आप ये 3 भी ध्यान रखिएगा, ताकि कभी अगर सही वाला पूछ ले तो आप बता सकें। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 15 जो है, 53 मैंने आपको करा दिया है, 2 क्वेश्चन बाकी हैं। 54, आइडेंटिफाई अ डिजरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइम लेवल। और ज्योमेट्री से क्वेश्चन तो हर बार ही पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर जो ज्यामिति है उसको पढ़ाने के लिए इसमें से सबसे अच्छा जो है डिजरेबल ऑप्शंस कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। Geometry at primary level should be limited to recognition of simple basic shapes। तो इसमें बोल रहा है कि आप प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक आप उनको सीमित रखें। तो ये गलत होगा। सीमित तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, कि बच्चा जो है उसी लिमिट में ही सीखे। नेक्स्ट देखिए, द टीचर शुड बिगिन बाय गिविंग क्लियर डेफिनेशन ऑफ सिंपल शेप्स एंड शोइंग एग्जाम्पल्स। मतलब आप क्या करो, एक क्लियर डेफिनेशन दे दो, जो कि इसी से स्टार्ट करो, एक सरल आकृति की स्पष्ट परिभाषा दे दो और उनके उदाहरण दिखा दो। तो क्या इससे जो है ये ज्योमेट्री वगैरह बच्चा सीख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड देखिए, चिल्ड्रेन शुड बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। मतलब आप बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके प्रचुर अवसर दें, ताकि जो बच्चा है उसके अंदर दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सके। और ये अंतर्दर्शी जो समझ है ये काफ़ी पॉजिटिव जो है वर्ड भी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो देखिए 4 वाला भी देख लेते हैं। डेवलपिंग एक्सटेंसिव ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी नीड नॉट टू बी एन ऑब्जेक्टिव एट प्राइमरी लेवल। मतलब प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो क्या पूछा है? सबसे बेस्ट वाला जो डिजरेबल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए?
तो ऑप्शन नंबर 3, जितना ज़्यादा आप बच्चे को मौका देंगे, अवसर देंगे, बच्चा बहुत अच्छे से जो है उसके अंदर अंतर्दर्शी जो समझ है वो दिक् स्थान की बहुत अच्छे से विकसित होगी। और ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। एंड आपने ज़रूर लाइक कर दिया होगा और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, जिससे कि दूसरे जो बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो सके। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग, मतलब निम्न में से क्या गणितीय तर्कना का सूचक है, इंडिकेटर है, ये देखना है। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, एबिलिटी टू प्रोवाइड डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मतलब आप जो है जो भी मैथ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी परिभाषा देने की क्षमता, ये होना चाहिए। क्या ये होना चाहिए मैथमेटिकल रीजनिंग का इंडिकेटर? बिल्कुल भी नहीं कि आप केवल डेफिनेशन तक ही सीमित रह जाए। दूसरा देखिए, एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर, मतलब गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगता देने की क्षमता। एंड दिस इज राइट, क्योंकि मैथ में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी जो लॉजिकल थॉट है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो ये राइट है। तीसरा देखिए, एबिलिटी टू कैलकुलेट एफिशिएंटली, मतलब आप जो है बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकें वैसी एबिलिटी, तो ये तो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत से बच्चे जो है बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। 4 देखिए, एबिलिटी टू रिकॉल द करेक्ट फॉर्मुलेट इन डिफरेंट सिचुएशंस, मतलब विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। एकदम गलत, हमको रट्टा मार और याद करने, स्मरण करने पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या है कि आप उनको जो है उनके अंदर ये क्षमता लाई कि बच्चा जो है एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन, कि वो जो है तर्क संगत वहाँ पर अपना खुद का जो है लॉजिक लगा सके। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। और ये था आज का हमारा मैथ का सेशन। और सुबह में जो है मैंने CDP की क्लास ली थी, आप जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रात में 9 बजे SST की क्लास होगी ही, हर दिन क्लासेस चलती हैं, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाइएगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया ही हुआ है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।